जय हिंद दोस्तों। डीसी मोटर में हम कंट्रोलिंग मेथड पढ़े थे। उसको स्पीड को नियंत्रित करने की मेथड पढ़े थे। तो उसको स्पीड को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, हम लोग किन किन विधियों द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं, तो इससे पहले मैं बताया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। जो डीसी सीरीज मोटर है, डीसी सीरीज मोटर में हमने उसके आर्मेचर टार्क, आर्मेचर करंट अभिलक्षण को पढ़ा था, जिसको हम इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण बोले थे। और उसकी जो आकृति बताया था, तो आकृति उसकी पैराबोला बताया था। और इसके बाद हमने पढ़ा था जो स्पीड आर्मेचर अभिलक्षण पढ़ा था, उसको हम गति अभिलक्षण बोले थे, स्पीड अभिलक्षण बोले थे। और उसकी आकृति हाइपर बोला बताया था। और इसके बाद जो हमारी तीसरी है, तो हम जो पढ़ने वाले हैं, तीसरी हम पढ़ने वाले हैं, पढ़े नहीं थे, तो वो हमारी होगी स्पीड और आर्मेचर टार्क अभिलक्षण। तो स्पीड और आर्मेचर टार्क अभिलक्षण को हम यांत्रिक अभिलक्षण बोलते हैं। यांत्रिक अभिलक्षण के आधार पर ही हम मोटरों का चयन करते हैं, ये बताया था। और इसकी आकृति की बात करें तो आकृति अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इसकी आकृति होती है। तो हम अब पढ़ने वाले हैं तीसरा अभिलक्षण। इससे पहले वाली वीडियो में मैं 2 अभिलक्षण के बारे में चर्चा कर लिया था। अब जो बाकी है तो स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण, स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण, स्पीड आर्मेचर टार्क कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। एक इसको दर्शाता है, यांत्रिक अभिलक्षण को यह बताता है, इसको यांत्रिक अभिलक्षण भी कहते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर का पढ़ रहे हैं, किसकी? डीसी सीरीज मोटर का। सीरीज मोटर कौन से? डीसी सीरीज मोटर का पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम शंट का भी पढ़ेंगे। तो डीसी सीरीज मोटर का जो यांत्रिक अभिलक्षण होता है, तो सीरीज मोटर को पहले हम बनाते हैं। तो ये हो गई सीरीज बाइंडिंग, और यहाँ पास सीरीज में जुड़ा हुआ हो गया आर्मेचर, सीरीज में जुड़ा हुआ आर्मेचर हो गया। और यहाँ से हम 2 टर्मिनल निकाल लिए हैं, जो हमारा प्लस माइनस है, जहाँ से हम क्या देते हैं, वोल्टेज को देते हैं। तो वोल्टेज को देंगे तो इसका अभिलक्षण हमको कैसे दिखेगा? तो इसका अभिलक्षण इस प्रकार से रहेगा। जो हमारा ये वाला अक्ष है, एक्स अक्ष है, हॉरिजॉन्टल अक्ष है, क्षैतिज अक्ष है। ये वाला अक्ष हमारा किसको दर्शाएगा? ये वाला हमारा अक्ष दर्शाएगा आर्मेचर टार्क को दर्शाएगा, आर्मेचर टार्क को दर्शाएगा। और ये वाला अक्ष हमको किसको दर्शाएगा? ये वाला अक्ष हमको दर्शाएगा स्पीड को दर्शाएगा, आर्मेचर की स्पीड को दर्शाएगा। तो यहाँ पास स्पीड हो गई, आर्मेचर की स्पीड हो गई। तो आर्मेचर की स्पीड जो होगी, जो स्पीड होगी मोटर की, और वो टार्क जो होगी, तो वो शून्य लोड पर, कहाँ? शून्य लोड पर कितनी होगी? तो यहाँ पास शून्य लोड हम लिखते हैं, शून्य लोड यानी भार। तो शून्य भार पर क्या होती है? तो जो स्पीड होती है, तो स्पीड का क्या फार्मूला है? स्पीड का फार्मूला है n बराबर n अनुक्रमणपाती बैक ईएमएफ फाई फ्लक्स। तो फ्लक्स का या स्पीड का यह फार्मूला लिखे थे पिछले वीडियो में भी। तो स्पीड का यह फार्मूला होता है। तो इसमें हम जो फ्लक्स होती है उस पर डिपेंड करती है स्पीड। और यहाँ पास जो IB होती है, IB मतलब EB कहे तो बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करता है इसकी स्पीड। अब इस मोटर में जो पूरी इसकी विशेषताएं हैं, जो इसका आर्मेचर टार्क है, तो वह आर्मेचर करंट जो इससे पहले हमने स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण पढ़ा था, तो उसके समान ही इस अभिलक्षण की भी प्रवृत्ति होती है। तो जैसे उसमें हमने पढ़ा था स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण,
ठीक उसी के समान होगी यह हमारी स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण। तो उसकी और इसकी प्रवृत्ति मिलती जुलती है, एक समान है। तो यहाँ पास हमने ईबी को क्या माना था, यहाँ पास ईबी को स्थिर माना था, नगण्य माना था। ईबी मतलब बैक ईएमएफ को हमने नगण्य माना था। तो फिर किसके अनुक्रमणपाती हमारी मोटर हुई थी, यहाँ पास हमारी अनुक्रमणपाती हुई थी फ्लक्स के। तो फ्लक्स के अनुक्रमणपाती होगी। तो शून्य भार की स्थिति में, जब शून्य भार की स्थिति में हमारी मोटर शून्य करंट लेती है, निम्न करंट लेती है, तो यहाँ पास जब हमारी मोटर निम्न करंट लेती है तो अनुक्रमणपाती होती है फाई के। तो निम्न करंट लेगी मतलब शून्य करंट लेगी, तो फाई हमारी यहाँ पास क्या हो जाएगा, फाई की जगह हमारा हो जाएगा शून्य हो जाएगा। जब शून्य रखते हैं यहाँ पास तो इसको कैलकुलेशन करने पर इन्फिनिटी आता है। तो शून्य भार की स्थिति में जो हमारी मोटर की स्पीड होगी, गति होगी, वो कितना होती है, यहाँ पास इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत होती है। अब इस मोटर को क्या किए थे हम, मोटर में हमने लोड बढ़ाना चालू किए थे। यहाँ पास लोड बढ़ाना हमने चालू किए थे उस मोटर में। तो उस मोटर में जब हमने लोड बढ़ाना चालू किए थे तो उसके स्पीड में क्या हुई थी, कमी हुई थी। उसके स्पीड में क्या हुई थी, कमी हुई थी। तो जो हमने लोड बढ़ाया मतलब आर्मेचर करंट को क्या किया, लोड बढ़ेगी तो लोड को खींचने के लिए आर्मेचर करंट बढ़ेगी। आर्मेचर करंट जब बढ़ती है तो आर्मेचर करंट बढ़ने पर जो फ्लक्स होगी तो फ्लक्स क्या होगी, घटेगी। तो जब फ्लक्स घटेगी तो हमारी जब फ्लक्स यहाँ घटेगी, फ्लक्स यहाँ पास रखा था मैंने, फ्लक्स घटेगी तो फिर आर्मेचर स्पीड क्या होगी, क्या होगी, यहाँ पास जब करंट बढ़ेगी, लोड को खींचने के लिए करंट बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगी, अनुक्रमणपाती है। जब यहाँ पास फ्लक्स बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ने पर करंट क्या हो जाएगी, घटेगी, स्पीड घटेगी, चूँकि व्युत्क्रमणपाती है यहाँ पास। तो यहाँ पास जब लोड को हम बढ़ाते हैं तो करंट क्या करती है, घटती है, जिससे फ्लक्स करंट बढ़ती है जिससे फ्लक्स बढ़ती है, फ्लक्स बढ़ने पर स्पीड कम होती है। तो यहाँ पास स्पीड को क्या हम कम दर्शाएंगे, स्पीड अभी कम हो रही, ये कम हो गई, स्पीड हमारी कम हो गई। तो उसी के अभिलक्षण के समान भी इसका भी अभिलक्षण होता है, हाइपरबोला ही अभिलक्षण इसका भी होता है। तो इसमें करंट को हम दर्शाया था, वहाँ पास आर्मेचर करंट को दर्शाया था, यहाँ पास आर्मेचर टार्क को दर्शाया था। तो इसकी जो प्रवृत्ति है और उसकी जो प्रवृत्ति थी वो एक समान है। कहें तो जो उसमें हमने लिखा था स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण, तो स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण के समान ही इस मोटर की जो स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण होता है तो उसके समान ही होता है। तो यहाँ पास जब हमने क्या किया, करंट को बढ़ाने पर स्पीड को क्या किया, यहाँ पास कम किया। तो ठीक उसी प्रकार से इस मोटर में, सीरीज मोटर में टार्क को हम जब बढ़ाते हैं, यहाँ पास क्या किए, लोड हम ज़्यादा डाल दिए, तो लोड को खींचने के लिए इसको ज़्यादा टार्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो टार्क को जब हम बढ़ाते हैं तो उसके स्पीड में क्या होती है, कमी होती है। और आपको शुरू में यही चीज़ मैं बताया था कि मोटर जो होती है तो टार्क के ऊपर उसकी स्पीड डिपेंड करती है और उसका टार्क स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये चीज़ मैंने शुरू में बताया था, बहुत कई बार उसको मैं बताया था अच्छी तरीके से। तो इस मोटर की जो सीरीज मोटर है, सीरीज मोटर की जो स्पीड है वो टार्क के ऊपर डिपेंड कर रही है। मैंने टार्क को बढ़ाया तो स्पीड क्या हो गई, घट गई, टार्क को बढ़ाया तो स्पीड आपको घट गई। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। तो उसकी आकृति कैसे थी, वहाँ पास उसकी जो अभिलक्षण था उस अभिलक्षण की आकृति कैसे थी, हाइपरबोला थी। तो यहाँ पास भी इस अभिलक्षण की आकृति कैसे होगी, हाइपरबोला होगी। हाइपरबोला को मैंने बोला था अति परवलय, अति परवलय बोला था। तो हाइपरबोला अति परवलय, या फिर इसी को अति परवलयाकार लिख सकते हैं, अति परवलयाकार, अति परवलयाकार, हाइपरबोला। तो इस अभिलक्षण की आकृति कैसी होती है, हाइपरबोला होती है। तो वही चीज़ इसमें और इस मोटर में, और उस जो इससे पहले पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, ये तीसरा होगा। तो उसकी मिलती जुलती विशेषताएं हैं। तो आपको इसमें याद रखना है कि टार्क बढ़ाने पर आर्मेचर की स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। समझ में आ गई चीज़ें। अब हम
सीरीज मोटर की पढ़ लिए तीनों विशेषताएं। अब हम शंट मोटर की पढ़ने वाले हैं। शंट मोटर के बारे में समझते हैं कि उसमें टार्क बढ़ाने से, करंट बढ़ाने से स्पीड में क्या परिवर्तन होता है। तो इन तीनों संबंधों को, जो अभिलक्षण होते हैं, इन अभिलक्षण को हम समझेंगे। तो यहाँ पास इस मोटर में स्पीड को क्या किया हमने, स्पीड को कम कर लिए, लेकिन इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, टार्क कम था। जब टार्क कम था तो इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। निम्न टार्क पर इसकी स्टार्टिंग स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो निम्न टार्क पर जब इसकी स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा थी तो फिर हम इसको बोलेंगे सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण। निम्न टार्क पर स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा थी तो हम इसको बोलेंगे सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण। तो सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण बोलने का कारण यहाँ पास ये है कि फुल लोड की स्थिति में जब आती है, क्या, हाई बला घूर्ण, यहाँ पास फुल बला घूर्ण, फुल टार्क, जब हाई बला घूर्ण की स्थिति में मोटर आ जाती है तो यह नियत स्पीड पर मोटर चलती रहती है। कैसे चलती है, जब इसको पूर्ण हम बला घूर्ण पर मोटर को फुल टार्क पर जब हम मोटर को चलाते हैं, टार्क इसका क्या हो गया, यहाँ पास फुल हो गया, पूर्ण हो गया। तो इस मोटर को हम जब फुल टार्क पर चलाएंगे तो यह एक नियत स्पीड से भागेगी। कैसे भागेगी, ये सीधी रेखा चली जाएगी, मतलब यह नियत स्पीड से भागेगी। तो इसको हम स्पीड से क्या हुई, टार्क बढ़ाने पर कम हो गई, इसीलिए इसको हम सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण इसको बोलेंगे। दिख रहा बराबर ना, ओके, बराबर दिख रहा। तो इसको हम सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण बोलेंगे, अभिलक्षण, सेल्फ रिलीविंग अभिलक्षण बोलेंगे। तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, टार्क बढ़ाने पर कम हो गई, तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे। इसकी स्टार्टिंग स्पीड क्या थी, वेरी हाई थी, बहुत हाई थी। इसकी जब टार्क क्या था, निम्न था, तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो टार्क निम्न होने पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे, रेलवे में करेंगे। रेलवे मतलब जो उसका इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव होता है, विद्युत कर्षण में करेंगे, विद्युत ट्रैक्शन में करेंगे, या तो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, उसको हम बोल सकते हैं लोकोमोटिव में करेंगे। तो यहाँ हम विद्युत कर्षण में इसका यूज करते हैं। इसका यूज कहाँ करेंगे, इस मोटर का यूज कहाँ करेंगे हम, विद्युत कर्षण। विद्युत कर्षण मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम इन मोटरों का यूज करेंगे। विद्युत कर्षण मतलब लोकोमोटिव को खींचने के लिए, कर्षण मतलब खींचने के लिए, तो इसका यूज हम करते हैं लोकोमोटिव में। अब हम शंट मोटर के अभिलक्षण को समझते हैं। शंट मोटर की अभिलक्षण क्या कहता है, कैसे होता है। ओके, इसको हम इरेज करते हैं, मिटाते हैं। आपको पीडीएफ लवकुश प्रजापति ऑफिशियल टेलीग्राम में मिल जाएगी। पूरी चीज़ की पीडीएफ वहाँ पास डली हुई है, वहाँ पास से आप नोट्स को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पास समझिए, वहाँ पास से आप नोट कर लीजिए। तो शुरू में कौन सा अभिलक्षण पढ़े थे हम, किसके बीच में अभिलक्षण हम पढ़े थे, जो शुरू में अभिलक्षण था हमारा, तो जो शुरू वाला शंट मोटर की अभिलक्षण अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो हमने पहला अभिलक्षण पढ़ा था, तो पहला अभिलक्षण था हमारा टार्क बाय आर्मेचर करंट अभिलक्षण। तो यह किसका अभिलक्षण पढ़ रहे हैं हम, अब शंट मोटर का पढ़ रहे हैं। शंट मोटर का अभिलक्षण पढ़ रहे हैं। शंट मोटर के अभिलक्षण में हम कौन से अभिलक्षण को पढ़ रहे हैं, विद्युत अभिलक्षण को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अभिलक्षण को पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पास हमको आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट की फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि आर्मेचर जो यहाँ पास करंट है और आर्मेचर टार्क का फार्मूले में आता है आर्मेचर करंट, तो उस फार्मूले को हमको पता होना चाहिए। तो शंट मोटर की हम पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। तो जो टार्क होता है तो किसके अनुपाती होता है? जो टार्क होता है आर्मेचर टार्क होता है वो अनुकरणपाती होता है फाई आई ए के। ये फार्मूला हमने लिखा था, फाई आई ए के अनुकरणपाती होता है। तो यहाँ पास शंट मोटर को हम बनाते हैं। ये शंट मोटर हो गई, इसकी आर्मेचर हो गई, इसकी आर्मेचर हो गई। अब यहाँ पास से हम वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, वोल्टेज को देंगे, प्लस मान लेते हैं और इसको माइनस मान लेते हैं। तो इसमें हम वोल्टेज को यहाँ पास देंगे, वोल्टेज देंगे तो क्या होगी? यहाँ पास से धारा प्रवाहित होगी। धारा जो जाएगी तो वो हमारी आर्मेचर करंट में जाएगी और आर्मेचर करंट में जाएगी और धारा कहाँ जाएगी? हमारी यहाँ फील्ड में जाएगी। तो फील्ड में हमारी क्या जाएगी? आर्मेचर धारा जाएगी। तो यहाँ पास हम ISH लिखते हैं। फील्ड में हमारी धारा गई, तो फील्ड में हमारी जो धारा जाएगी तो इसका हम कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसको हम रेजिस्टेंस हम इसका ले लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पास R ले लेते हैं और इसको समांतर में देख रहे हैं कि इस R रेजिस्टेंस को, इस शंट फील्ड वाइंडिंग को जो वोल्टेज मिल रही है तो इसका हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो इसकी धारा को निकालने के लिए हम V/R हम फार्मूले से निकाल सकते हैं इसकी धारा को। इसी प्रकार से इसके धारा को भी निकाल सकते हैं, इसकी धारा को भी निकाल सकते हैं। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ पास मिलने वाली समांतर में इसको वोल्टेज ले लेंगे तो इसकी धारा भी हम निकाल सकते हैं। तो इस मोटर में यदि हम इस मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है और आर्मेचर करंट होता है, यह अभिलक्षण किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? तो यहाँ पास एक हम अभिलक्षण को बनाते हैं। ये हो गई अभिलक्षण। यहाँ शून्य भार की स्थिति है। कैसी स्थिति है? शून्य भार। इधर साइड हम क्या बढ़ाते हैं? इधर हम बढ़ाते हैं आर्मेचर करंट को। तो ये हो गई आर्मेचर करंट। इधर हम बढ़ाते हैं आर्मेचर टार्क को। तो ये हो गया आर्मेचर टार्क। अब जो शंट मोटर का अभिलक्षण होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। शंट मोटर का जो अभिलक्षण होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। शंट मोटर का अभिलक्षण इस प्रकार से होगा। तो शंट मोटर में इसमें क्या होता है? शंट मोटर में इसके अभिलक्षण में जो यहाँ टार्क है तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पास जब हम लोड को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लोड को इस आर्मेचर के शाफ्ट में यदि हम लोड को जोड़ते हैं तो लोड को जोड़ेंगे तो उसमें क्या होगी? टार्क बढ़ा रहे हैं, मतलब टार्क को फिर बढ़ाने के लिए, टार्क को बढ़ाने के लिए उसको टार्क जो उसको बढ़ा दिए तो उसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको धारा ज़्यादा चाहिए। तो धारा ज़्यादा चाहिए तो धारा हम किसके अनुपाती लेते हैं? तो धारा यहाँ पास हम यहाँ पास ये लाइन नहीं रहेगी, ये लाइन यहाँ पास नहीं रहेगी। तो इसमें जो धारा मिलेगी तो धारा क्या मिलेगी? धारा यहाँ पास उसको खींचने के लिए धारा चाहिए। तो धारा हमारी अनुकरणपाती है किसके? टार्क के। तो यदि शून्य टार्क है यहाँ पास तो इसको शून्य धारा चाहिए। यदि टार्क को, लोड को हम बढ़ाते हैं तो लोड को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? इसको लोड को बढ़ाएंगे तो लोड को खींचने के लिए इसको आर्मेचर धारा चाहिए। तो धारा यह क्या करेगी? यहाँ पास धारा आएगी। धारा जब यह लेगी तो फिर धारा जब इसको मिलेगी, धारा बढ़ेगी। तो धारा बढ़ने पर उसकी धारा के अनुकरणपाती है इसके आर्मेचर का टार्क। तो फिर धारा बढ़ेगी तो आर्मेचर टार्क बढ़ेगा।
तो जैसे जैसे धारा इसमें बढ़ती है वैसे वैसे आर्मेचर टार्क बढ़ते जाता है। तो यहाँ हमको एक इस प्रकार से सरल रेखा देखने को मिलती है। धारा जैसे ही बढ़ती है वैसे ही आर्मेचर टार्क बढ़ता है, चूँकि यह इसके अनुक्रमानुपाती है। किसके? आर्मेचर धारा के जो टार्क है तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके अनुक्रमानुपाती है। तो शंट मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है तो किसके ऊपर निर्भर करता है? उसके धारा के ऊपर, आर्मेचर करंट की धारा के ऊपर निर्भर करता है। तो धारा बढ़ने पर इसके आर्मेचर टार्क बढ़ेगी। अब इसमें आर्मेचर कैसे बढ़ रही है? यहाँ पास जब हम लोड को बढ़ाएं, करंट को बढ़ाएं, तो करंट किसके अनुक्रमानुपाती होती है? जो करंट हमारी होती है तो अनुक्रमानुपाती होती है किसके? आर्मेचर करंट अनुक्रमानुपाती होगी फाई के। फाई कहें तो फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होगी। तो फ्लक्स बढ़ने पर यहाँ पास क्या होगी? आर्मेचर टार्क बढ़ेगी। तो इस मोटर में जो हमको यहाँ पास अभिलक्षण इसको मिला, यहाँ पास जो अभिलक्षण मिला तो यह अभिलक्षण एक सरल रेखी मिली। कैसे मिली? इस अभिलक्षण की जो आकृति हमको मिली तो वह एक सरल रेखी मिली। सरल रेखा, सरल रेखा को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। सरल रेखा को स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो इसकी अभिलक्षण कैसी होती है? यह स्ट्रेट लाइन होती है, एक सरल रेखी इसकी अभिलक्षण होती है। तो यहाँ पास क्या होते हैं? कुल मिला के आपके जो फ्लक्स होते हैं तो फ्लक्स इसमें क्या? स्थिर होगी। चूँकि इसमें लोड बढ़ाने पर वोल्टेज जो होगा इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। वोल्टेज इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर इसमें आई भी क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। आई मतलब करंट भी अपरिवर्तित रहेगी। लोड बढ़ाने पर इसकी जो करंट होती है तो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ज़्यादा इधर उधर कम ज़्यादा नहीं होती है। तो जब करंट इसकी अपरिवर्तित रहती है तो फिर फ्लक्स इसका भी अपरिवर्तित रहेगा। जब फ्लक्स इसका अपरिवर्तित रहेगा तो फिर इसकी टार्क भी अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि उसके अनुक्रमानुपाती है। तो यह मोटर जो होती है, शंट मोटर की जो आर्मेचर टार्क और आर्मेचर करंट अभिलक्षण है, तो यह दर्शाता है कि शंट मोटर जो होती है तो अस्थाई मतलब नियत टार्क की मोटर होती है। कैसी होती है? नियत टार्क की मोटर होती है, मतलब एक अस्थाई होती है। इसमें टार्क को ज़्यादा बढ़ाने पर आर्मेचर करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जिससे इसमें लोड को बढ़ाने पर आर्मेचर करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जिससे इसके टार्क में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो यह एक प्रकार से टार्क अस्थाई, लोड अस्थाई मोटर इसको हम बोल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ यह है कि यह मोटर को, इस मोटर को हमने क्या किया? एक निश्चित जितना इसकी क्षमता है तो एक निश्चित इसके टार्क पर हमने क्या किया? टार्क इसमें हम ले लिया। अब इसमें लोड जो होता है पूर्ण लोड से अधिक जब हम लोड को इसमें हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पास क्या हो गई? पूर्ण लोड की स्थिति हो गई। पूर्ण लोड की स्थिति हो गई। पूर्ण लोड हमने इसको दे दिया, जितना इसको हमको देना चाहिए तो पूर्ण लोड हमने दे दिया। अब पूर्ण लोड देने के बाद इसमें हम और अधिक लोड डालते हैं, और अधिक हम यहाँ पास लोड डालते हैं। तो और अधिक लोड डालने पर इसको क्या होगी? मोटर यह अधिक धारा खींचेगी। अधिक धारा इसको चाहिए, तो फिर अधिक धारा चाहिए तो अधिक धारा लेने के लिए यह क्या करेगी? अधिक धारा लेने के लिए इसको मोटर अधिक धारा जब लेगी, जो लोड को अधिक हम बढ़ाएंगे तो धारा इसको अधिक लेना पड़ेगा। जब धारा यह अधिक लेगी तो फिर आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें जब अधिक धारा आएगी, अधिक धारा लेगी लोड को खींचने के लिए, तो फिर आर्मेचर उस कंडीशन में जल भी सकता है। तो इसमें यदि पूर्ण भार की स्थिति से ज़्यादा हाई लोड की स्थिति में इस मोटर को हम चलाते हैं तो फिर उस मोटर की जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो जल सकती है। आर्मेचर वाइंडिंग क्या होगी? जल सकती है। तो इस मोटर में आपको याद रखना है कि पूर्ण लोड की स्थिति से यदि ज़्यादा ओवरलोड पर
ओवरलोड पर ज़्यादा लोड उस पर लगा दिए हैं और इस मोटर को हम ऑपरेट करते हैं तो फिर यह मोटर की आर्मेचर बाइंडिंग जल सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पास आर्मेचर टार्क अभिलक्षण हो गया। अब आर्मेचर टार्क आर्मेचर करंट अभिलक्षण हो गया। अब हम देखते हैं स्पीड वाले अभिलक्षण को, स्पीड वाले संबंध को देखते हैं। अब यहाँ पास टार्क नहीं, अब स्पीड होगा। स्पीड मतलब n और दूसरा तो आर्मेचर स्पीड और आर्मेचर करंट अभिलक्षण है। तो इसका फार्मूला हमको पता होना चाहिए। तो जो हमारी स्पीड है वो अनुकरणपाती होती है बैक ईएमएफ फाई। बैक ईएमएफ और फाई फ्लक्स के अनुकरणपाती होती है। तो यहाँ पास हमारी हो जाती है शंट मोटर। शंट मोटर की ये आर्मेचर बाइंडिंग है। ऐसे हमने क्या टर्मिनल निकाल लिए और यहाँ दो हमने फेज ले लिए। अब शंट मोटर में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को देते हैं। तो वोल्टेज देने पर इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो धारा इस प्रकार से इसमें प्रवाहित होगी। तो शंट की धारा हमको निकालना हो तो ISH बराबर हमको वोल्टेज पता होगा और इसका रेजिस्टेंस पता होगा, तो इसकी हम धारा को निकाल सकते हैं। अब इस मोटर की जो स्पीड है तो फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, लेकिन इस मोटर में हमको जो वोल्टेज मिलती है वो क्या मिलती है, समान वोल्टेज मिलती है। तो समान वोल्टेज मिलती है। श्रेणी में क्या होता था, लोड बढ़ाने पर फील्ड वाइंडिंग से हमारी क्या जाती थी, आर्मेचर वाइंडिंग की श्रेणी में लगी थी फील्ड वाइंडिंग। तो यदि लोड बढ़ाने पर इसकी करंट बढ़ती थी तो फील्ड वाइंडिंग की करंट बढ़ती थी और उसमें अलग चीज़ होता था। बढ़ने पर फील्ड वाइंडिंग की करंट वगैरह बढ़ने पर इस मोटर में फ्लक्स क्या होती थी, बढ़ती थी। फ्लक्स बढ़ने पर स्पीड कम हो जाती थी। लेकिन यह एक अस्थाई मोटर है। कैसी है, अस्थाई स्पीड की मोटर है। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होता है। यह अस्थाई प्रकार की मोटर है। तो इसमें लोड बढ़ाने पर क्या होगा, लोड बढ़ाने पर अभी इसमें हम शून्य लोड की स्थिति में है। ये मोटर कैसी है, हमारी ये मोटर शून्य लोड की स्थिति में है। तो यहाँ पास हम लिखते हैं शून्य भार और जो यहाँ पास दर्शाएगी हमारी तो आर्मेचर करंट को दर्शाएगी और ये दर्शाएगी स्पीड को, यह दर्शाएगी स्पीड को। तो इस मोटर में जो यहाँ पास स्पीड होगी तो अस्थाई इसकी स्पीड होगी। इसकी स्पीड कैसी होगी, अस्थाई होगी। तो यहाँ पास इसमें जब वोल्टेज को देते हैं तो वोल्टेज देंगे तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। अब लोड को जब हम क्या करेंगे, डालेंगे, लोड को हम बढ़ाएंगे। तो लोड को खींचने के लिए क्या करेगी, यह मोटर धारा लेगी, फ्लक्स उत्पन्न करेगी, जिससे क्या होगी, इसमें मोटर को खींचेगी। तो मोटर को खींचने के लिए वह क्या करेगी, फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो यहाँ पास जो बैक ईएमएफ होता है, तो बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ भी माइनस IaRa। तो बैक ईएमएफ बराबर ये होता है अपान में यहाँ पास फाई हो गया। तो इस मोटर की स्पीड जो है तो फ्लक्स और बैक ईएमएफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पास मोटर जो है तो अस्थाई स्पीड की मोटर है। तो इसमें लोड को परिवर्तित करने पर करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो फिर हम करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा तो करंट हमारी किसके अनुकरणपाती होती है, जो करंट होती है वो फाई के अनुकरणपाती होती है। तो फिर हम यहाँ फाई को क्या मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा परिवर्तित नहीं होती है। तो फाई को हम फिर क्या मान लेते हैं, स्थित मान लेते हैं। फाई बराबर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा। और यहाँ पास बैक ईएमएफ के क्या है, यहाँ पास अनुकरणपाती है। बैक ईएमएफ के क्या है, अनुकरणपाती है यह मोटर। तो
बैक ईएमएफ में भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है इसकी स्पीड बढ़ाने पर। जो इसकी स्पीड है तो बैक ईएमएफ पर भी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, बैक ईएमएफ भी ज़्यादा परिवर्तित नहीं होता है। बैक ईएमएफ क्यों नहीं परिवर्तित होता है? क्योंकि यहाँ पास जो बैक ईएमएफ होता है तो वो जो वोल्टेज है तो वोल्टेज समांतर में क्या बराबर मिलती है। अब वोल्टेज जब समांतर में बराबर रहेगी तो वोल्टेज परिवर्तन नहीं होगी, वोल्टेज परिवर्तन नहीं होगी तो फिर बैक ईएमएफ भी परिवर्तित नहीं होगी, बैक ईएमएफ परिवर्तित नहीं होगी तो यहाँ पास स्पीड परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पास एक कारण वजह से, एक ऐसा कारण है जिसके वजह से इसके स्पीड में थोड़ी कमी आ जाती है। वह कौन सा कारण है? तो मोटर जो डीसी मोटर है तो इस मोटर में आर्मेचर रिएक्शन, जो आर्मेचर रिएक्शन है, आर्मेचर प्रतिक्रिया है, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, उसके वोल्टेज में कमी आती है। कैसे? तो यहाँ पास आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण उसमें जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, धारा में वृद्धि होगी, आर्मेचर करंट में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो आर्मेचर करंट जैसे ही बढ़ेगी, आर्मेचर करंट इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आर्मेचर करंट बढ़ने पर इसकी जो समतुल्य हमको मिलने वाली है, तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी तो यहाँ पास माइनस है, तो समतुल्य जो इसकी वोल्टेज है तो वो वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वोल्टेज वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वोल्टेज कम होने की वजह से क्या होगा, वोल्टेज कम होने की वजह से आर्मेचर रिएक्शन के कारण, किसके कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज यहाँ पास कम हो जाती है। वोल्टेज जब कम हो जाएगी तो फिर यहाँ पास बैक ईएमएफ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चूँकि जो बैक ईएमएफ होती है तो वो क्या होती है, बैक ईएमएफ वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। वोल्टेज, हालांकि वोल्टेज से कम ही होती है बैक ईएमएफ, लेकिन वोल्टेज यदि घटता है तो फिर बैक ईएमएफ का मान भी घटता है। तो बैक ईएमएफ का मान यहाँ पास घट जाएगा। तो बैक ईएमएफ हमारा किसके अनुक्रमानुपाती है, यहाँ पास स्पीड के अनुक्रमानुपाती है। तो बैक ईएमएफ घटने के कारण स्पीड में भी थोड़ी कमी आती है, थोड़ी कमी आती है, ज़्यादा कमी नहीं। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इसके लोड को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आर्मेचर प्रतिक्रिया का मान बढ़ता है और आर्मेचर रिएक्शन के मान बढ़ने के कारण इसके स्पीड में थोड़ा कमी देखने को हमको मिलता है। तो इसकी स्पीड में कमी किसके वजह से आती है, आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण आती है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण इसमें स्पीड, इसके स्पीड में क्या होती है, कमी होती है। तो इस कमी को हम क्या बोलते हैं, इस कमी को हम क्या बोलेंगे, तो इस कमी को हम इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, इस प्रकार से हम दर्शाते हैं इस कमी को। यहाँ पास वोल्टेज क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ पास स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो यह जो स्पीड में कमी है ये किसके कारण हुई है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण हुई है। आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन के कारण हुई है। कहे तो यहाँ पास बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ के कारण क्या हुआ, आर्मेचर रिएक्शन का मान आर्मेचर रिएक्शन के कारण यहाँ पास बैक ईएमएफ का मान क्या हो गया, कम हो गया। बैक ईएमएफ मतलब ईबी का मान कम हुआ तो हमारी स्पीड भी क्या हो गई, यहाँ पास कम हो गई। तो इसको हम लिखेंगे एन, स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके स्पीड में इस प्रकार से कमी आ जाती है। तो इसके स्पीड में कमी आ गई तो इस मोटर को हम क्या बोलेंगे, इस मोटर को हम क्या बोलेंगे, थोड़ी सी कमी आ गई तो इसको हम बोलेंगे स्लाइटली, थोड़ी सी कमी आई तो इसको हम बोलेंगे स्लाइटली ड्रॉपिंग बोलेंगे। इसमें क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। तो इस अभिलक्षण को हम बोलेंगे स्लाइटली ड्रॉपिंग अभिलक्षण, स्लाइटली ड्रॉपिंग अभिलक्षण। तो फिर यह कुल स्पीड का कितना प्रतिशत यह घट जाती है, इसकी स्पीड, कुल स्पीड का इसका कितना प्रतिशत स्पीड घटती है। तो कुल स्पीड का इसकी जो स्पीड है तो 2 से 5% क्या होती है, घट जाती है।
2 से 5% घट जाती है। टोटल स्पीड की 2 से 5% जो स्पीड है तो यहाँ पास घट जाती है। तो इस मोटर के बारे में समझ में आया। इस मोटर के जो अभिलक्षण है तो अभिलक्षण के बारे में समझ में आया। यह मोटर को हम अस्थायी स्पीड पर चलाते हैं। कैसे? अस्थायी स्पीड पर चलाते हैं। हैवी लोड पर इस मोटर को हैवी लोड पर नहीं चलाते हैं। हैवी लोड पर नहीं चलाएंगे, अस्थायी मतलब मीडियम लोड पर चलाएंगे। हैवी लोड पर चलाएंगे तो क्या होगा, इसकी आर्मेचर क्या होगी, ज़्यादा करंट लेगी और ज़्यादा उसको हैवी लोड को खींचने के लिए आर्मेचर ज़्यादा करंट लेगी और ज़्यादा करंट जब लेगी तो फिर क्या होगी, आर्मेचर का प्रतिरोध कम होगा। आर्मेचर का प्रतिरोध कम होता है, इसके वजह से इसकी आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी। तो इसको हम हैवी लोड पर चलाने के लिए इसको हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, इसको हम मीडियम लोड पर चलाने के लिए डिज़ाइन करते हैं। अब इसमें हो गया स्पीड, आर्मेचर करंट, स्पीड, आर्मेचर करंट। अब स्पीड आर्मेचर टार्क के बारे में हम देखेंगे। स्पीड आर्मेचर टार्क के बारे में देखेंगे। जो इसकी स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण है तो इसकी स्पीड और आर्मेचर टार्क अभिलक्षण है तो ठीक उसी प्रकार से इसकी भी जो प्रवृत्ति होती है तो किसके प्रकार से इसकी जो प्रवृत्ति होती है तो जो स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण था उसी के तरीके से ये भी इसकी प्रवृत्ति होती है, उसी के तरीके से ये भी बिहेव करता है। तो कैसे, इसकी जो स्पीड होगी तो इसमें हम टार्क में संबंध देखेंगे। अब तो स्पीड और टार्क में संबंध देखेंगे तो इधर साइड हो जाएगा आर्मेचर टार्क और उधर हो जाएगी स्पीड। तो इसका जो टार्क होता है, आर्मेचर टार्क होता है तो वो हमारा टार्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारा टार्क और यहाँ पास स्पीड जो होगी तो जो हमने आर्मेचर करंट अभिलक्षण पढ़ा है तो उस अभिलक्षण के समतुल्य ही इस अभिलक्षण की विशेषता होती है। तो यहाँ पास हमने फ्लक्स को क्या मान लिया था, फ्लक्स को स्थिर मान लिया था चूँकि उसमें करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, वोल्टेज समान मिल रहा था, लोड बढ़ाने पर करंट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी फ्लक्स क्या थी, स्थिर थी। फ्लक्स स्थिर थी तो उसमें जो स्पीड थी वो स्पीड स्थिर थी, लेकिन स्पीड में थोड़ी कमी आ गई थी। वो कमी थी हमारी वोल्टेज और आर्मेचर रिएक्शन के कारण, उसमें बैक ईएमएफ में कमी आई थी। बैक ईएमएफ में कमी होने के कारण उसमें स्पीड में थोड़ी कमी हो गई थी। तो जो हमारी इस मोटर की स्पीड होगी वो स्पीड और टार्क में जो संबंध होगा तो वो यहाँ पास हमने बैक ईएमएफ लिखा था और फाई लिखा था, बैक ईएमएफ लिखा था और फाई लिखा था। तो यहाँ पास जो हमने इससे पहले स्पीड और आर्मेचर और यहाँ पास ईबी फाई ये पढ़ा था, ये तो उस फार्मूले में यूज हुआ था। यहाँ पास स्पीड आर्मेचर करंट जो अभिलक्षण है तो स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण के समान ही होता है। स्पीड आर्मेचर करंट अभिलक्षण स्पीड आर्मेचर टार्क अभिलक्षण के समान होता है। ये वाला जो अभिलक्षण है तो इससे पहले वाले अभिलक्षण के समान है। तो उस अभिलक्षण के तुलना में इस अभिलक्षण में भी क्या होता है, स्लाइडिंग ड्रूपिंग अभिलक्षण होता है, मतलब 2 से 5% वोल्टेज की कमी होती है। कब कमी होती है, वहाँ पास जब हमने लोड को बढ़ाया था तो लोड को बढ़ाने के लिए क्या किया था लोड को बढ़ाया था तो उसके आर्मेचर करंट में थोड़ा क्या हुई थी,
आर्मेचर करंट लोड बढ़ाने पर उसके आर्मेचर रिएक्शन में क्या हुई थी, आर्मेचर रिएक्शन में वृद्धि हुई थी, जिससे आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हुआ था। बैक ईएमएफ में थोड़ा कमी हुई थी, बैक ईएमएफ में कमी होने के कारण उसके स्पीड में कमी हो गई थी। तो यहाँ पास टार्क को बढ़ाने पर, किसको बढ़ा रहे हैं, टार्क को बढ़ाने पर, मोटर में टार्क को बढ़ाने पर, मतलब लोड बढ़ाएंगे तो टार्क, वहाँ पास टार्क खींचने के लिए उसको क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, ज़्यादा टार्क उत्पन्न करना पड़ेगा। तो टार्क को बढ़ाने पर उसमें क्या होगी, आर्मेचर रिएक्शन होगी। आर्मेचर रिएक्शन कैसी होगी, जितना ही टार्क बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा उसके अनुक्रमानुपाती होगा, तो आर्मेचर रिएक्शन उसमें बढ़ती जाएगी। और आर्मेचर रिएक्शन बढ़ती जाएगी तो फिर उसके स्पीड में कमी थोड़ी थोड़ी ऐसे बढ़ती जाएगी। तो इस आर्मेचर टार्क स्पीड अभिलक्षण में भी क्या होती है, स्लाइटली ड्रॉपिंग अभिलक्षण होता है और 2 से 5% वोल्टेज की कमी हो जाती है। तो इसमें और इसमें सेम ही होता है, इसमें और इसमें सेम ही होता है अभिलक्षण, तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बराबर ही होता है। तो इन मोटरों की अभिलक्षण के बारे में हमने समझा, अच्छी तरीके से समझा। मोटर के अभिलक्षण को समझ लिया हमने, सीरीज और यहाँ पर शंट, 2 मोटरों की अभिलक्षण को समझ लिया। अब इसके आगे हम कम्युलेटिव को बोले तो संचयी, कंपाउंड को बोले तो यौगिक। संचयी यौगिक मोटर जो होती है, तो उन मोटर की अभिलक्षण को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ज़्यादा अभिलक्षण को पढ़ेंगे तो फिर हमारे मन में डाउट होता जाएगा, तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, तो छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ों करके हम समझते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड मोटर की जो अभिलक्षण होती है, संचय कम्युलेटिव कंपाउंड, उसके अभिलक्षण के बारे में हम वहाँ पास चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे।